Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 9th पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हैंडराइटिंग। बेसिकली वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हैंडराइटिंग में थोड़ी बहुत से मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस करने के लिए पॉसिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो वही सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो उसको लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। एंड जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है, नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को आप सभी स्टार्ट कर तो चुके ही होंगे, लेकिन अब बहुत जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को पढ़ने का टाइम है, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपके फैक्टर्स होते हैं आपकी हैंड राइटिंग में चेंजेस क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग ऑन द फीचर्स ऑफ हैंड राइटिंग। सेकेंड है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ रेस एंड नेशनैलिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर ऑन हैंड राइटिंग, muscular functioning and the habit of writing, handwriting as a reflex action, writing materials, physical और psychological disturbances, influence of age। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर डिटेल में हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग जो होता है एज अ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब उस टाइम पर जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग में वो चीज़ समझ में आ जाती है कि आपके माइंड में थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में था, थोड़ा सा हेजिटेशन में था, कुछ उसमें माइंड में और कुछ चल रहा था, तो वो सारा का सारा आपका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपकी राइटिंग में नज़र आता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है आपका हैंड राइटिंग एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें बहुत कुछ डिटेल में जानने का कुछ है नहीं, सिंपल सा यही होता है कि जो आप उस समय आपकी माइंड में जो कुछ चल रहा होता है, आप अगर घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं, तो वो थोड़े बहुत से आपको चीज़ें आपको इस तरह के कुछ फैक्टर्स आपको आपके हैंड राइटिंग में देखने को मिलता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है, सपोज करिए कोई एक गर्म चीज़ है, कोई भी गर्म चीज़ है, तो अगर आप उस गर्म सरफेस को, गर्म जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसको अगर आप अपने हाथ से टच करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके हैंड में जो भी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी नर्व्स जो होती हैं वो तुरंत से रिफ्लेक्स एक्शन शो करती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि वो चीज़ आपको गर्म लगी तो आपने तुरंत से उसके ऊपर से अपना हाथ को हटा लिया। ठीक है, तो मतलब का तुरंत से तुरंत जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो आपको रिवर्स बैक मिलता है, रिटर्न में जो चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बायोलॉजी पढ़ रखी होगी 12th तक, तो वहाँ से आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर तो हम बहुत ही डिटेल में इसको आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, बस इतना सा ही है कि जो आप माइंड में उस समय चल रहा होता है, जिस भी कंडीशन में आप उस टाइम पर होते हो, तो वो चीज़ आपकी हैंड राइटिंग में थोड़ी बहुत नज़र आती है, तो उसी को बोलते हैं हैंड राइटिंग एज रिफ्लेक्स एक्शन। एंड जो एज का इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि बेसिकली एज का मतलब ये है कि जैसे जैसे कि आपकी एज बढ़ती जाती है, पहले आप छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए और बड़े हुए, तो यहाँ पर क्या होता है, आप छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल 1-2 साल का, 2-3-4-5 साल का बच्चा होता है, तो उसकी हैंड राइटिंग उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, उतना ज़्यादा फाइन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में जस्ट लिखना सीख रहे होते हैं, तो उनकी हैंड राइटिंग से आपको ये आइडिया लग सकता है कि उनकी एज क्या थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, फिर हमारे बीच में एक धीरे धीरे एक टाइम आता है जब हमारी राइटिंग अच्छी होने लगती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, किसी दूसरे की हैंड राइटिंग को देखते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें हमको अच्छी लग गई, तो वो हमने अपनी हैंड राइटिंग में ऐड ऑन कर लिया। तो इस तरह से जो आपकी ये जो हैंड राइटिंग होती है वो धीरे धीरे आपकी सीखने की चीज़ होती है, आपकी एक तरह से कंटिन्यूअस रहता है कि उसमें आप कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं आपकी हैंड राइटिंग में। तो इस वजह से जो आपकी हैंड राइटिंग होती है उसमें थोड़े बहुत से बहुत ही माइन्यूट से चेंज आते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अचानक से आ गए, बहुत माइन्यूट से चेंजेस आते हैं एंड धीरे धीरे करके आपकी हैंड राइटिंग में इसी तरह से चेंजेस आते रहते हैं, और वो इतने माइन्यूट चेंजेस होते हैं कि आपको खुद भी उतनी जल्दी से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यही होता है कि आपकी जैसे जैसे आप छोटे बच्चे थे आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, फिर धीरे धीरे अच्छी हुई, फिर चेंजेस हुए, फिर जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हैं, आपकी एज होने लगती है, जो ओल्ड एजेड पर्सनस होते हैं, तो उनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी वापस से बहुत अच्छी नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये चीज़ होती है, काफ़ी सारे लोग जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं तो उनके हैंड में आपका थोड़ा सा शिवरिंग रहती है, थोड़ा सा मूवमेंट होता रहता है, तो उस वजह से उतना क्लियर नहीं हो पाता है।
उसकी वजह से उतना ज़्यादा वो अपने जो आर्म का मूवमेंट होता है, फिंगर्स का मूवमेंट होता है, उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी एज होती है वो आपको हैंड राइटिंग से बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप किसी भी इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग को देखेंगे तो वहाँ से आप उसको आइडिया लग सकता है कि अप्रॉक्सीमेट एज क्या रही होगी जिसने भी वो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ एज में। आई होप यहाँ तक आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अभी बाकी सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग ऑन द फीचर्स ऑफ हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर सिंपल सा यही मतलब है कि जब आप कोई चीज़ को सीखते हैं, जो आपके ट्रेनर, जो आपके गाइड, जो आपके टीचर्स आपको स्टार्टिंग में बता रहे होते हैं कि आपको ए इस तरह से बनाना है, बी आपको इस तरह से बनाना है, क्योंकि उनके लिखने का जो तरीका होता है वही देख देख के आपको सीखना है, वही देख देख के आप सीख रहे हैं। तो इसी वजह से जो उनके राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपके अंदर आने लगते हैं। एग्जैक्टली वही नहीं होते हैं, लेकिन उनकी देख के आप अपनी हैंड राइटिंग को देखना करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग, कि मतलब जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको टीचर हैं आपके, जो आपको सिखा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग से जो उनकी हैंड राइटिंग थी, तो उनकी जैसे कुछ कुछ आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत होने लगती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई हैं, that it is related to the initial stages of handwriting development in which the person starts to build his or her handwriting. At this stage, the difference between the writing of the student is quite less and they cannot be recognized at once since they follow the same pattern given in the book as the other students do. But as this training advances and the student goes to the higher classes, after building basic pattern of how to write and developing a specific line quality, they tend to deviate from the so-called copybook style and develop their own individual style. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई, कि जो आपके गाइड होते हैं, जो आपके ट्रेनर होते हैं, या फिर जिस भी बुक से देखकर आप लिखना सीख रहे हैं, तो वो आपका स्टार्टिंग फेज़ होता है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलते हैं राइटिंग्स में, क्योंकि वहाँ पर हर एक बच्चा एक ही चीज़ को देखकर कॉपी कर रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर सभी की जो आपकी राइटिंग मिलेगी छोटे बच्चों की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी, बिल्कुल सिमिलर नहीं होगी। थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ए इस तरह का बना है तो सभी के सभी इसी तरह का बनाएंगे, बी इस तरह का बना है तो सब इसी तरह से बनाएंगे, सी इस तरह से बनाए तो सब इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ रेस एंड नेशनैलिटी। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेस एंड नेशनैलिटी। रेस का मतलब आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, जो आपके एथनिक ग्रुप्स होते हैं, एथनिसिटी जो होती है, एथनिसिटी का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो कि आपने एंथ्रोपोलॉजी में आई होप सो पढ़ रखा होगा अभी तक। तो उसमें बेसिकली आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं, कॉकेसॉइड, नीग्रोइड, मंगोलॉइड्स। ठीक है, तो ये क्या क्या होती हैं, तो उनके बारे में जब हम एंथ्रोपोलॉजी में डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो आपके ये तीनों कैटेगरीज होती हैं, कॉकेसॉइड्स, नीग्रोइड्स, मंगोलॉइड्स, जो आपकी रेसेस होती हैं या फिर जो आपकी नेशनैलिटी होती है, उसका डिटर्मिनेशन, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है आपकी हैंड राइटिंग में। तो वहाँ से आप उन चीज़ों को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द राइटिंग ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड नेशनैलिटीज इन द वर्ल्ड इज मार्क्ड एंड वेरीड इट्स idiosyncrasies just like the physiognomies and other different race characteristics. It is seen that writing of every country or province is found to have similar style and may be distinguished as to which particular province or country it belongs. ठीक है, सो जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर आप नेशन से हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से हैं, जो आपके एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनसे हैं, जैसे कि अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडियंस जो होते हैं उनके हैंड राइटिंग का, उनके लिखने का तरीका, उनके राइटिंग मूवमेंट, उनके पेन का पकड़ने का तरीका सबका सिमिलर तो नहीं होता, ऑब्वियस है, लेकिन उनके जो एक पैटर्न होता है, जो चीज़ों को लिखने का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, वह अप्रॉक्सीमेटली सबका सिमिलर होता है। ठीक है, यहीं पर हम किसी दूसरी कंट्री की बात करें, जैसे कि हम यूएस ले लें या फिर हम यूके ले लें, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके तरीका अलग होता है, उनके सबके अलग अलग तरीके होते हैं, उनका पैटर्न अलग थोड़ा सा होता है।
तो वहाँ पर उनका हर एक नेशन का, हर एक रेस का, हर एक एथनिसिटी का, हर एक एथनिक ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी आपको उनके हैंड राइटिंग में देखने को मिलता है। तो आप एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वहाँ से भी आप हैंड राइटिंग से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। जो भी आपका कल्प्रिट है, जो भी आपका विक्टिम है, जहाँ से भी आपको कोई अगर नोट मिला है, किसी भी तरह का कोई भी हैंड राइटिंग का सैम्पल मिला है, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सी एथनिक ग्रुप का होगा, क्या उसकी एथनिसिटी है, कॉकेसॉइड्स है, नीग्रोइड्स है, मोंगोलॉइड्स हैं, या फिर क्या किस नेशन से वो बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली नहीं मैं कहूँगी आप बता सकते हैं, बस एक बहुत ही माइन्यूट सा अप्रॉक्सीमेट सा आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रेस के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स, या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर ऑन हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल होती हैं, तो उनका भी आपको हैंड राइटिंग से पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि जो भी आपका नोट है, जो भी आपके पास हैंड राइटिंग सैम्पल है, वो किसी मेल का है या फिर किसी फीमेल का लिखा हुआ है। ठीक है, सो एज द वुमेन आर मोर इफेक्टेड बाय डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंट्स, दे प्रोड्यूस हैंड राइटिंग विच दे डेकोरेटेड लेटर्स. Similarly, men being rough and busy shows his characteristics by not giving much importance to letter decoration and focuses on the completion of writing with reasonable legibility. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी फीमेल्स होती हैं, जो वुमेन कैंडिडेट्स होते हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो लेटर्स को ज़्यादा डेकोरेट करने पर फोकस करती हैं। जो लिखना है वो तो लिखना ही है, लेकिन साथ में डेकोरेशन वर्क पर जो लेटर्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको बहुत अच्छा सजा सजा के लिखना, ये जनरली देखा जाता है कि वुमेन्स की हैबिट होती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम आपके जो मेल्स होते हैं, जो मेंस होते हैं, उनकी बात करें तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत रफ होते हैं, बिजी होते हैं। तो इस वजह से वो ऐसा रहता है कि जब भी कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो बस जल्दी जल्दी से अपने काम को कंप्लीट करने पर फोकस करते हैं, ना कि लेटर्स को डेकोरेट करने पर। तो इस वजह से आप यहाँ से ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई राइटिंग बहुत सुंदर सी साफ़ सुथरी लिखी हुई है एंड साथ में थोड़ी सी डेकोरेटेड वहाँ पर लेटर्स बने हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं कि वो किसी फीमेल का लिखा हुआ हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, हो सकता है सिर्फ। ठीक है, यहीं पर अगर हम कोई आपकी राइटिंग ऐसी मिल रही है जहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा हुआ है, बहुत क्लियर नहीं है, बहुत फाइन नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा डेकोरेटेड राइटिंग नहीं है, तो वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली कहा जा सकता है कि वो मेल की होगी। लेकिन आप एग्जैक्टली 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत सारे आपके अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, अलग अलग एविडेंसेस के। उसके बेसिस पर लास्ट में जो रिजल्टेंट मिलता है, सारे एविडेंसेस को, सारे जो भी रिजल्ट्स मिले हैं उनको देखने के बाद में उसका जो रिजल्टेंट होता है उसके बेसिस पर आप बताते हैं कि कौन आपका कल्प्रिट था, कौन आपका विक्टिम था, या पर्टिकुलर राइटिंग किसने लिखी थी, किसने नहीं लिखी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर। यहाँ पर किसी भी चीज़ को पर्सनल मत लीजिएगा, बस यहाँ पर जो आपका जनरली देखा जाता है वही मैं आपको बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार जो फीमेल्स होती हैं वो डेकोरेटेड ही लिखती हैं, या फिर जो हर बार जो मेल्स होते हैं वो जल्दबाजी में या फिर उतना डेकोरेटेड नहीं लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कुछ कंडीशंस में इसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ 100% श्योर हर किसी की कंडीशन में होता है, कई बार ये चीज़ आपकी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मस्कुलर मूवमेंट की। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले वाला जो वीडियो आया था, जब मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे कौन कौन से वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपकी जो हैंड राइटिंग होती है उसका एग्जामिनेशन करा जाता है, यहाँ पर हमने बात करी थी मस्कुलर मूवमेंट की। मस्कुलर मूवमेंट में क्या था, हमारा रिस्ट का मूवमेंट था, फिंगर्स का मूवमेंट था, हमारे फोर आर्म का मूवमेंट था, एंड जो हमारा पूरा का पूरा आर्म होता है, होल आर्म होता है, उसका मूवमेंट था। तो जब इन सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं तो उसके बाद में हमको पता चलता है कि हर एक इंडिविजुअल में क्या क्या राइटिंग में चेंजेस आए हुए हैं। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, पेन को सिर्फ 2 फिंगर से पकड़ते हैं, कुछ लोग 3 फिंगर से पकड़ते हैं, कुछ लोग सारे के सारे फिंगर से पकड़ते हैं, तो ये भी चीज़ होती है। एंड बाकी कुछ लोग बिल्कुल आपके बिल्कुल एंड पॉइंट पर पकड़ते हैं पेन को, मतलब सबके पेन के पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग जो आपके फिंगर्स होते हैं तो उनके बीच में भी आपका पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका इम्पैक्ट डालती हैं आपकी हैंड राइटिंग पर। सो यहाँ पर क्या होता है, द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ राइटिंग्स विच गिव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टू इट आर इन देयर शेप एंड डिज़ाइन इंडिकेटिव ऑफ द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन दैट प्रोड्यूसेस देम। ठीक है,
तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि जो आपके फोर आर्म्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, तो उनका जब अलग अलग मूवमेंट होता है, जो आपके मसल्स का अलग अलग मूवमेंट होता है, जो उनके पूरा कोऑर्डिनेशन के बाद में जो आपका रिजल्टेंट आपकी हैंड राइटिंग में बनता है, जो हर एक लेटर का शेप होता है, उसकी डिज़ाइन होती है, उसका स्लैंट होता है, उसका जो साइज़ होता है, वो सारा का सारा आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। हर एक इंडिविजुअल का वो अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल का जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो इसी वजह से ये भी आपका सभी का अलग अलग हो जाता है। देन द मूवमेंट ऑफ फोर आर्म, fingers and the wrist differs in different persons and thus the writing produced will be different। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर आपका पूरा डिटेल में है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ राइटिंग मटेरियल्स की। जैसे कि आपके अलग अलग राइटिंग मटेरियल्स होते हैं, तो वो भी अपना इम्पैक्ट डालते हैं हैंड राइटिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग मटेरियल जैसे कि जो आपकी राइटिंग सरफेस होती है या फिर जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो आपके जब अलग अलग होते हैं तो उनकी वजह से भी आपकी राइटिंग में आपको थोड़े बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ राइटिंग सरफेस की, जैसे कि पेपर है या फिर यहाँ पर वुड है या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें मिरर है, तो ये आपकी अलग अलग राइटिंग सरफेसेस होती हैं। या फिर कोई मेटल की शीट है, तो ये आपके अलग अलग राइटिंग की सरफेसेस होती हैं, जहाँ पर आप जब लिखेंगे तो आपके लिखने का तरीका भी अलग हो जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपका पेन है, पेंसिल है, राइटिंग सपोर्ट है, सीट है, या फिर आपका जो इंक होती है, आपके जो पेन में इंक यूज़ होती है, तो वो भी अपना इम्पैक्ट डालती है आपकी हैंड राइटिंग पर। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग पसंद करते हैं जेल पेन से लिखना, कुछ लोग पसंद करते हैं आपका जो डॉट पेन होता है उससे लिखना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी राइटिंग आपकी जेल पेन से ज़्यादा अच्छी आ रही है। कुछ लोग पसंद करते हैं फाउंटेन पेन से लिखना, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी राइटिंग फाउंटेन पेन से ज़्यादा अच्छी बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं आपकी राइटिंग मटेरियल से। बेसिकली आपके बहुत जनरल से कंसेप्ट हैं, बस ये है कि आपका जब सारी चीज़ें एक साथ में आ जाती है तो वहाँ पर आपको दिमाग में बस सोचना होता है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें कुछ होती हैं। ठीक है, तो ये आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, लिखते टाइम पर आपकी पोजीशन क्या है बैठने की, किस एंगल में आपने पेन को पकड़ा हुआ है, किस एंगल पर आपका जो राइटिंग सरफेस है वो बेसिकली किस एंगल पर रखी हुई है। अगर आपका बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है या फिर आपका कुछ इस सरफेस पर रखा हुआ है, मान लीजिए आपका जो टेबल है वो आपकी थोड़ी सी स्लैंट है, तो आपकी जो सरफेस है राइटिंग सरफेस वो इस कंडीशन में आपकी रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपका डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें आपके हैंड राइटिंग पर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइटिंग मटेरियल्स के बारे में। एंड लास्ट अगर हम बात करें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की, तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इलनेस है, फियर है, पेन है, इंजरी है आपके हैंड्स में, या फिर इन्फ्लुएंस है ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का कोई आपके अंदर इन्फ्लुएंस है, मतलब आपने अल्कोहल का इंटेक कर रखा है, आपने ड्रग्स का इंटेक कर रखा है, तो उस वजह से जनरली आपके हाथों में हेजिटेशन होती है, आपके जो हैंड्स होते हैं वहाँ पर आपको शिवरिंग देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अपना अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत ज़्यादा आप खुश हैं तो उस टाइम पर आपकी राइटिंग में थोड़ा सा अलग होगा, आप परेशान हैं तो वहाँ पर आपकी राइटिंग अलग होगी, आप रो रहे हैं तो वहाँ पर आपकी राइटिंग अलग होगी, आप बीमार हैं, आपके हाथ में चोट लगी हुई है, या सारे अलग अलग से फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग सी कंडीशंस होती हैं जो आपकी हैंड राइटिंग पर अपना एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी आपके फैक्टर्स हो सकते थे हैंड राइटिंग को इम्पैक्ट करने वाले, हैंड राइटिंग को इफेक्ट करने वाले, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा जो आपका एज का इन्फ्लुएंस था या फिर जो रिफ्लेक्स एक्शन था उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इसकी PDF के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। एंड अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो ज़रूर से कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।